राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, बिना देरी किए चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था हिंदी के विविध रूपों पर। आज उससे आगे चलेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। एक बार फिर से इस परिभाषा को समझिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ शुरू से कि संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा और अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। दोस्तों, आइए अब समझते हैं राजभाषा आयोग 1955 को। राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव निम्न हैं। राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव अभी मैं कहने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, पहला, किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। दूसरा है, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है।
तीसरा पहलू है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। चौथा है हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। क्या है, फिर से सुनिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक भाषा और विशेषतः सीखनी चाहिए दक्षिण भारत की भाषा, इसे अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। पांचवा पहलू है भारत सरकार के प्रावधान, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। छठा पॉइंट है संसद और विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, संसद और विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। सातवां पहलू है प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। सातवां पॉइंट है भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये थे राजभाषा आयोग 1955 के 7-8 पहलू। अब आइए समझते हैं अनुच्छेद के बारे में, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या नियम लागू हैं। पहला है अनुच्छेद 344। दोस्तों, अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राजभाषा तथा राज्य के बीच या एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राजभाषा तथा राज्य के बीच या एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देगा। अब आइए अनुच्छेद 345 को समझते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए
स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। फिर से समझिएगा इसको। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत करेगा। अगला अनुच्छेद है 346। दोस्तों, अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा को प्रयोग किया जा सकेगा। फिर से समझिएगा कि संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा को प्रयोग किया जा सकेगा। अगला अनुच्छेद है 347। दोस्तों, अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करें शासकीय मान्यता दी जाए। फिर से समझिएगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता हो कि दूसरे द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करें शासकीय मान्यता दी जाए। अगला अनुच्छेद है 348। दोस्तों, अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। फिर से इस अनुच्छेद को समझिएगा कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में
विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है 349। दोस्तों, अनुच्छेद 349 के अनुसार राजभाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। फिर से समझिएगा, अनुच्छेद 349 के अनुसार राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है 350। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा। फिर से समझिएगा, अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा। अगला अनुच्छेद है 351। दोस्तों, अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजरात, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली 22 भाषाएं हैं। दोस्तों, एक बार फिर से समझिएगा, नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अनुच्छेद 51 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली आदि 22 भाषाएं कुल मिला के हैं। दोस्तों, अगला है 92वां संशोधन अधिनियम 2003। दोस्तों, इस संशोधन द्वारा
वर्ष 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गईं। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, राजभाषा आयोग, संसद और सरकार ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। फिर से समझिएगा, 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं, पहला बोडो, दूसरा संथाली, तीसरा डोगरी, चौथा मैथिली, इन चारों को जोड़ी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, राजभाषा आयोग, संसद और सरकार ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। दोस्तों, अब आइए समझते हैं राजभाषा अधिनियम 1976 को। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए, जो इस प्रकार है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहला है, भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानी, बिहारी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। फिर से सुनिएगा, पहला, क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ख वर्ग के क्षेत्र में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। फिर से सुनिएगा, ख वर्ग के क्षेत्र को पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। ग वर्ग के क्षेत्र में शेष सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र हैं। ग वर्ग के क्षेत्र में शेष जितने भी बचे हैं राज्य, वो सभी हैं एवं संघ शासित क्षेत्र भी इसी में शामिल हैं। केंद्रीय कार्यालयों में क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभा पत्र रजिस्टर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील या अंग्रेजी में दे सकता है या हिंदी में। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में हैं
तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। फिर से इस बात को सुनिएगा कि कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहाँ तक 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हैं, वहाँ टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जा सकेगा। फिर से सुनिएगा, जहाँ तक 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों, वहाँ पर टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जा सकेगा। अब आइए समझते हैं हिंदी की वर्तमान स्थिति को। दोस्तों, वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय राज पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा राष्ट्रभाषा बन गई। परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन पाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने को गर्व समझते हैं। वे गांधी जी की बातों को भूल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की उपेक्षा 2 गुने तथा टाइपराइटर पे हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। विदेशों में पर्यटन या उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न करके अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों, न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी उपेक्षित होती है। उपर्युक्त सभी समस्याएं हिंदी को पूर्णतः राजभाषा में रुकावटें उत्पन्न करती रही हैं। एक बार फिर से हम हिंदी की वर्तमान स्थिति को बता रहा हूँ, ना हो तो आप नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का न होना है। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे।
जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा राष्ट्रभाषा बन गई, परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन पाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने को गर्व समझते हैं। वे गांधी जी की बातों को भूल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की उपेक्षा 2 गुने तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी जिनसे हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाती है, वो लोग अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। विदेशों में पर्यटन या उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न करके अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों, न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी उपेक्षित होती है। उपर्युक्त सभी समस्याएं हिंदी को पूर्णतः राजभाषा बनने में रुकावटें उत्पन्न करती रही है। अब आइए समझते हैं संपर्क भाषा को। दोस्तों, संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी एक संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं भी चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। दक्षिण से आकर माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी का उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेश में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप उज्ज्वल हो रहा है। अब आइए समझते हैं संचार माध्यम और हिंदी। दोस्तों, रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ
हमारा जनसंपर्क बढ़ता है। हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान और शक्तिशाली होता है और वह अधिक से अधिक उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम से रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्फलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार आदि। दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग आज प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। कंप्यूटरों पर संदेश टाइप करके इसे भेजने का कार्य इसके द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारियों, उद्यमियों, चिकित्सकों, भिक्षकों, शिक्षकों होगा तथा वैज्ञानिकों संस्थाओं को हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का प्रयोग होने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों के प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। दोस्तों, आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इन सेट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इसने देश में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में मदद पहुंचाई है। आज लोग घर बैठे बैठे अपने टीवी पर हवाई जहाज़ अथवा ट्रेन में अपने आरक्षण की अंतिम स्थिति की सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना की जानकारी चंद मिनटों में प्राप्त हो जाती है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। ये हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं पहुंचाई जाती है। विज्ञापन भी हिंदी में ही दिखाए जाते हैं। संचार माध्यमों में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हुआ है जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना है। हिंदी भाषी फिल्में, बॉलीवुड भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने में सहायक सिद्ध हुई है। अब आइए कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर के क्षेत्रों में हिंदी की भूमिका को जानते हैं। दोस्तों, आज का युग प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन तथा संप्रेषण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का महत्व अवर्णनीय है। आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नई क्रांति हुई है वह है
यांत्रिकी और कंप्यूटर की नई भाषाई मांगों को पूरा करना। इन नई भाषाओं में हिंदी का भी अपना विशेष महत्व है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी शब्द संपदा का नित विस्तार होने से कंप्यूटर और हिंदी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। धीरे धीरे अन्य देशों में हिंदी के पठन पाठन और प्रचार प्रसार में तेज़ी से वृद्धि हुई है। दूर संचार के माध्यमों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूँकि हिंदी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक है, इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर के लिए अनुकूल है। कंप्यूटर युग में हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है। आज विंडोज़ प्लेटफॉर्म में कार्य करने वाले हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे सीडैक, लिप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज़ आदि। हिंदी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेट तैयार किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकता है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के परस्पर सहयोग से हिंदी भाषा का प्रसार तीव्र गति से होने की संभावनाएं बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट, रेडियो, गूगल, याहू आदि विदेशी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दे रही है। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ईमेल, वॉइसमेल आदि के कारण हिंदी भाषा के विकास व संप्रेषण की संभावनाएं बढ़ गई है। हिंदी वर्डनेट पर हिंदी शब्दों के एक विशाल भंडार को विकसित किया गया है। निष्कर्षतः हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी हिंदी तकनीकी के दृष्टिकोण से पूर्णरूपेण विकसित नहीं है। अतः इस क्षेत्र में अभी युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। अब है देवनागरी लिपि। दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। इसे समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे ना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य और दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी तथा पंजाबी की गुरुमुखी है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मणी लिपि प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी लिपि चित्राक्षर तथा कुछ ध्वन्याक्षर थी। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक
शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख पर हुआ है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से ही इन्हें नागरी कहा गया है। सर्वप्रथम क्या है? गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया है। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया है। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। फिर से समझिएगा, देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। काका कालेलकर ने की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे ओ आ, ओ हर्षिकर, ओ हर्षुकर, ओ दुर्घुकर, ओ एकर, ओ ऐकर, ओ ओकर, ओ औकर। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जैसे हर्षिकर, नौ-दो संयुक्त दीर्घिकार, लेकिन उसे परिवर्तित करके हर्षिकर ऊपर अनुस्वार दो दीर्घिकार, जैसे हिंदी 9-2 संयुक्त हिंदी को अनुस्वार दे के हिंदी लिखा जाता है टाइपिंग के माध्यम से, जैसे आजकल लिखा जा रहा है। कंठ को 9 ठोर संयुक्त लिखा है, उसको परिवर्तित करके क पर अनुस्वार तथा ठ कंठ। श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियाँ शामिल कर उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 5 अक्टूबर 1941 ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा छोटी हर्षिकर छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव पेश किया। वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की, जिनके सुझाव इस प्रकार हैं, एक एक करके समझिएगा। ओ की 12 खरी भ्रामक है, मात्राएं यथास्थान रहें, परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुसार और पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी, जैसे अनुस्वार ऊपर में बिंदी दिया जाता है अनुस्वार के लिए, बिंदी से काम चलाया जाए। 2 तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकारा जाए, जैसे ओ, झ, ध, भ, ल। संयुक्त वर्णों में
अक्षरों, तारों, ज्ञों, स्वरों को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। उपरोक्त सुझावों में कुछ परिवर्तन कर इन्हें स्वीकार लिया गया। समय समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं। फारसी की क, ख, ग, ज, क, ख, ग, ज के नीचे बाईं साइड में एक बिंदी लगी होती है। ध्वनियाँ, ये सभी ध्वनियाँ भी शामिल कर ली गई है तथा कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी शामिल किया गया है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।